स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के पाठ 2 से टिंडल प्रभाव, कोलॉइडों के उदाहरण और साथ ही में पृथक्करण विधियां। बच्चों, टिंडल प्रभाव हमने कल देखा था कि वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते, जबकि कोलॉइड और निलंबन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। अब टिंडल प्रभाव है क्या? जब प्रकाश किसी कोलॉइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी को कहते हैं टिंडल प्रभाव। उदाहरण के लिए, किसी अंधेरे कमरे में प्रकाश के पुंज पथ में धूल के कोलॉइडी कण चमकते हैं। ऐसे ही जंगल में आपने जब कोहरा होता है तो सूर्य का प्रकाश पेड़ों के मध्य से होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो कोहरे के कण हैं उनका आकार कोलॉइडी कणों के बराबर होता है। ऐसे ही धूल के कण भी कोलॉइडी कण होते हैं, जो अपने आकार के कारण प्रकाश के पुंज का पथ क्या करते हैं? दृष्टिगोचर करते हैं, या प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब है कोलॉइडी विलयन के उदाहरण। बच्चों, कोलॉइडी विलयन जो है कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। और कोलॉइडी विलयन में हम विलय को परिक्षिप्त प्रावस्था तथा विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। बच्चों, जब आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव है और द्रव को आपने किसी गैस में घोला हुआ है तो किस प्रकार का कोलॉइडी विलयन होगा? उसको कहते हैं एरोसोल। और एरोसोल के उदाहरण हैं धुंध या बादल। ठीक है बच्चों। ऐसे ही दूसरा है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी ठोस है और ठोस को आपने माध्यम गैस में घोला हुआ है, यानी कि गैस अधिक मात्रा में है और ठोस कम मात्रा में है, तो इस प्रकार के कोलॉइडी विलयन को एरोसोल कहते हैं। ठीक है। और इसका उदाहरण है धुआं। धुएं में गैस अधिक मात्रा में होती है और कम मात्रा में उसमें ठोस पदार्थ धूल के कण घुले हुए होते हैं। तीसरे प्रकार का है फोम। बच्चों, फोम कैसे बनता है? जब किसी द्रव में गैस घुली होती है तो फोम या झाग बन जाते हैं, जैसे कि शेविंग क्रीम इसका उदाहरण है। ऐसे ही जब कोई द्रव में ही घुला हो तो किस प्रकार का कोलॉइडी विलयन बनता है? इमल्जन, जैसे दूध या मक्खन। जैसे दूध में जो फैट है या वसा है वह द्रव अवस्था में है और जल भी द्रव अवस्था में है, तो तेल में जल या जल में तेल, द्रव में द्रव जब घुला हो तो उसे इमल्जन प्रकार का कोलॉइडी विलयन कहते हैं। उसका उदाहरण दूध है। जब कोई ठोस किसी द्रव में घुला हो तो उसे सोल कहते हैं। उसका उदाहरण है पनीर या गोबर। ऐसे ही कोई गैस अगर किसी ठोस में घुली हुई है तो फोम बनता है, और इसका उदाहरण है झाग। ठीक है बच्चों। या रबड़ या स्पंज जो होती है, ये सभी फोम के उदाहरण हैं, जिसमें ठोस अधिक मात्रा में है और गैस कम मात्रा में है। ऐसे ही जब कोई द्रव किसी ठोस में घुला हुआ हो तो उसे जेल कहते हैं। जैसे आपने जेली या पनीर देखा होगा, ठोस अधिक मात्रा में और उसमें कम मात्रा में द्रव घुलनशील है। जब कोई ठोस ही ठोस में घुला हुआ हो या मिक्स हो रखा हो, ठीक है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है और माध्यम भी ठोस ही है, तो ठोस सोल बनते हैं। इसका उदाहरण रंगीन रत्न या कांच। ठीक है। कलर्ड रत्न होते हैं, जैसे मूंगा, पुखराज या अन्य रंगीन पत्थर जो आते हैं, उसमें ठोस में ही ठोस मिला हुआ होता है। तो ये थे कोलॉइड्स के प्रकार। बच्चों, इसमें हमने गैस में गैस कोलॉइड विलयन कहीं नहीं देखा, क्योंकि गैस में गैस कोलॉइड कोई कोलॉइडी विलयन नहीं है, बल्कि क्या है? एक मिश्रण है। क्योंकि गैस में गैस पूर्ण रूप से घुलनशील होती है और उसके कणों का आकार भी बहुत ही छोटा होता है और एक रूपी संगठन होता है, इसलिए यह समांगी मिश्रण कहलाता है। तो गैस में गैस अगर घुली होगी तो वह कोई कोलॉइडी विलयन नहीं होगा, बल्कि एक समांगी मिश्रण होगा। ठीक है। अब जो भी विलयन हमने बनाया है उसकी सांद्रता का मापन कैसे होता है? विलयन की सांद्रता के मापन के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। पहला है विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता द्वारा भी हम विलयन की सांद्रता या विलयन का गाढ़ापन या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सूत्र है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो आपको
अपने विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा भी हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। इसके लिए विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो यहाँ आप विलयन के आयतन प्रतिशतता द्वारा ही विलयन की सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे कि मिश्रण में जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनको पृथक करने के क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका है वाष्पीकरण। बच्चों, इसका सिद्धांत है यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना। हमारे मिश्रण में दो पदार्थ घुले हुए हैं और दोनों में से एक कैसा है जो वाष्पीकृत हो सकता है पहले, तो यानी कि उस पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो जल्दी उबल जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रंग डाई है जिसका क्वथनांक ज्यादा है और उसे हमने पानी में घोला हुआ है। पानी से हमें उस रंग डाई को पृथक करना है, तो हम पानी में मिले रंग को गर्म करते हैं तो पानी तो वाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, वाष्पीकृत हो जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक कम है और डाई नीचे रह जाती है। तो इस प्रकार से डाई और पानी अलग अलग हो गए। दूसरी विधि है पृथक करने की अपकेंद्रीकरण। इसको सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण तो कहाँ हो जाते हैं, दबाव की वजह से नीचे की तरफ आ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। आपने देखा होगा घर में जब आप दही से मक्खन निकालते हैं या दूध से क्रीम को पृथक करने में भी इसी विधि का उपयोग होता है अपकेंद्रीकरण का, ठीक है। अगली विधि है पृथक्करण कीप या सेपरेटिंग फनल मेथड। इसमें हमारे पास जो सिद्धांत है वह यह है कि दो अघुलनशील द्रव होने चाहिए जो आपस में घुलते नहीं हो, ठीक है। उनको ही हम आसानी से पृथक्करण कीप से अलग कर सकते हैं। जैसे तेल और पानी आपस में मिक्स हो गया है और हमें तेल को पानी से पृथक करना है। बच्चों, सभी को ज्ञात होगा कि तेल पानी से हल्का होता है। तेल और पानी आपस में मिक्स हो गए हैं, हम पृथक्करण कीप में इस तेल और पानी के मिक्सचर को डाल देंगे तो पानी नीचे आ जाएगा और तेल ऊपर रह जाएगा। अब पृथक्करण कीप जो होती है, फनल जो होती है, उसकी नॉब खोलेंगे तो पानी हम नीचे एक बीकर में ले लेंगे और वैसे ही जैसे ही सारा पानी नीचे आ जाएगा तुरंत नॉब को बंद कर देंगे और तेल आपकी पृथक्करण कीप में रह जाएगा। तो इस विधि द्वारा हम केवल दो अघुलनशील द्रवों को ही पृथक कर सकते हैं। चौथी विधि है ऊर्ध्वपातन। बच्चों, ऊर्ध्वपातन का अर्थ होता है जब कोई ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसी विधि को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? ऐसा मिश्रण जिसमें दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है। जैसे कि हमारे पास मिश्रण है नमक और एमोनियम क्लोराइड का। बच्चों, एमोनियम क्लोराइड कैसी होती है? जो आसानी से ऊर्ध्वपातित हो जाती है, यानी कि एमोनियम क्लोराइड या इसमें कपूर भी ले सकते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये जो हमारी एमोनियम क्लोराइड है ये नमक में मिली हुई है तो हम इसको ऊर्ध्वपातन द्वारा सेपरेट करेंगे, ठीक है। इस मिक्सचर को एक चाइना डिश में या प्याली में लेंगे, नीचे से गर्म करेंगे, ऊपर एक उल्टी कीप लगा देंगे या फनल लगा देंगे, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा एमोनियम क्लोराइड के तो क्या हो जाएंगे, वाष्प बन जाएंगे और ये कीप में ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होता है, जबकि आपका नमक नीचे ही रह जाएगा। बच्चों, कुछ और भी विधियां हैं मिश्रण के पदार्थों को पृथक करने की, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।